नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणः पर अवश्य जाएं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संजय राउत जी ने निर्णय दे दिया है, यह भविष्यवाणी दे दी है। वो आप जानते हैं संजय राउत जी जो है वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता है और जो कुछ भी वो बोलते हैं अगर वो नहीं तो उसका उल्टा तो सही हो ही जाता है। अब आप ये देखें कि संजय राउत जी ने कह दिया है कि भाई अब मोदी जी को सीरिया में जिस तरह से बशर अल असद को भगाया गया उसी तरह से भगाया जाएगा, यानी भारत में सीरिया जैसी स्थिति बनने वाली है। अब भारत में सीरिया जैसी स्थिति बनेगी तो हमारे जो संजय राउत जी हैं वो इसराइल की तरह हो जाएंगे, क्योंकि देखिए कि सीरिया में जो भी स्थिति बनी और बशर अल असद को भागना इसलिए पड़ा क्योंकि बशर अल असद के पीछे बहुत दिनों से पूरा पश्चिमी डीप स्टेट और CIA वगैरह पड़े हुए थे बशर अल असद को हटाने के लिए, लेकिन उस समय उनके साथ में हिजबुल्लाह और रूस इन दोनों की सेनाओं ने साथ आकर उनको बचा लिया था। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, हिजबुल्लाह को इसराइल ने समाप्त कर दिया। और उसके बाद फिर जब बशर अल असद भाग गए तो इसराइल ने फटाफट कब्ज़ा कर लिया, माउंट हरमन पर कब्ज़ा कर लिया। माउंट हरमन जो गोलान हाइट्स का सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा जो एक स्थान है जिस पर सीरिया का कब्ज़ा था, उसके ऊपर कब्ज़ा करके फिर नीचे उतर के दमिश्क के 20 किलोमीटर बाहर तक वो पहुंच गया है। तो कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं कि साहब कि जब मोदी जी सीरिया की तरह बशर अल असद की तरह भारत छोड़ के जाएंगे तो संजय राउत जी जो हैं वो अपने टैंक वैंक लेके चलेंगे, क्योंकि वो इसराइल है और वो अपने टैंक वैंक लेके चलेंगे। वो कौन से टैंक हैं उनके पता नहीं, वो गधा गाड़ी है उनके पास, मैंने सुना है को उसको लेके चलेंगे दिल्ली की तरफ और मराठों की तरह दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्या यही कहना चाहते हैं संजय राउत? अब संजय राउत तो संजय राउत है। वस्तु स्थिति यह है, वैसे महाराष्ट्र में जो बताया जा रहा है कि शिवसेना में जो 20 विधायक हैं उन 20 विधायकों में से एक वरुण सरदेसाई और एक आदित्य ठाकरे, इन दो को छोड़ के जो बाकी 18 हैं उनका कुछ पता नहीं कि कब वो स्विच कर जाएं। अब वो किसको स्विच करेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी को स्विच करेंगे या शिंदे की शिवसेना को स्विच करेंगे, ये अभी तक पता नहीं। लेकिन उनके स्विच करने की लगातार वहाँ पर अफवाह चल रही है। उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं, संपर्क वंपर्क उनका किसी से रहता नहीं है और पेंगुइन बाबू ही काम चला रहे हैं। अब वो पेंगुइन बाबू ही संभवतः वहाँ पर अब उनके नेता बनेंगे सदन में, तो उसके लिए लेके जो भी और सीनियर लीडर्स हैं उनमें वैसे भी असंतोष चल रहा है। दूसरी तरफ 10 कुल बचे हैं हमारे शरद पवार के पास में और वो लगातार संपर्क में है। यहाँ तक कि जयंत पाटिल ने एक वक्तव्य देते हुए विधानसभा में ये कह दिया कि मैं जब उन्होंने कोई डेट दी कि उस समय जब मैं स्पीकर बना था, तो उनको अजीत पवार ने करेक्ट किया। अजीत पवार ने कहा नहीं, आप 1990 में स्पीकर बने थे। तो जयंत पाटिल ने कुछ हल्के फुल्के रिमार्क्स किए और कहा कि हाँ साहब, हम तो आपकी तरफ ही देखते रहते हैं। तो अजीत पवार ने कहा कि हाँ भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं, जो आगे करना है वो कर लीजिए। तो जयंत पाटिल ने कहा नहीं, वो समय आने पर करेंगे, समय आने पर करेंगे। यानी कि जो 10 लोग हैं उनमें से 8 तो कम से कम कभी भी अजीत पवार को ज्वाइन करने के लिए तैयार है और जो ये नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये अब पूरी तरह से अजीत पवार की होने वाली है। शरद पवार की अब वो स्थिति नहीं रह गई है, वो अब 84 साल के हो गए हैं। अगला चुनाव जब होगा तब तक वो 89 साल के हो जाएंगे। इस बार ही उनको बहुत समस्या आ रही थी चुनावी सभाएं करने में, क्योंकि भाई 84 साल तो काफ़ी हो जाता है ना। तो अब भविष्य जो है उनका, उनको सबको पता है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये मेजर पार्टीज़ होती थी, पहले 3 मेजर पार्टीज़ होती थी, यानी कांग्रेस, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। 1990 के बाद से जब से इन्होंने साथ साथ लड़ना शुरू किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन तीनों पार्टी का, और 1999 के बाद फिर चौथी पार्टी आ गई NCP,
इन चारों में से कोई भी 40 से नीचे कभी नहीं गई। कांग्रेस पिछली बार जो थी वो 44 पे रह गई थी, वो उसकी सबसे निचली स्थिति थी। और ना भारतीय जनता पार्टी कभी इससे नीचे गई, ना शिवसेना, कभी कोई भी 40 से नीचे कोई नहीं गया। इस बार ये स्थिति है कि 3 पार्टी ऐसी हैं, 3 पार्टी जो न केवल 40 से नीचे हैं बल्कि 20 से नीचे हैं। यानी शिवसेना 20 पर है, कांग्रेस 16 पर है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी वो 10 पर है। तो अब पूरा रीअलाइनमेंट हो रहा है वहाँ, और रीअलाइनमेंट के चलते पूरे महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बदल रही है। तो इसलिए बदलती हुई महाराष्ट्र की राजनीति में अब संजय राउत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारा अब कम से कम लोकतंत्र के माध्यम से तो कोई भविष्य है नहीं। तो अब लोकतंत्र के माध्यम से भविष्य नहीं है तो अब वो सीरिया की तरह चले हैं हटाने मोदी को। और कैसे हटाएंगे मोदी को? मोदी को हटाने के लिए उन्हीं सब हथकंडों का प्रयोग किया जाएगा जो कि बांग्लादेश में करे गए। बांग्लादेश में जो हथकंडे करे गए वो ये करे गए कि पहले जब है जो इलेक्शंस का बायकॉट किया गया। इलेक्शंस का बायकॉट क्यों किया गया? कहा गया कि साहब इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, इलेक्शंस में धांधली हो रही है। अब इलेक्शंस के धांधली के आरोपों को पुख्ता बनाने के लिए लगातार, आपको पता है कि लगातार उन्होंने ईवीएम का स्वांग रचाया है। अवश्य ईवीएम का स्वांग इसलिए ढीला पड़ जाता है क्योंकि झारखंड में तो जीत गए, लोकसभा में तो जीत गए। अब लोकसभा में जीत गए, झारखंड में जीत गए और उसके बाद महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम खराब हो गई, हरियाणा में हार गए तो ईवीएम खराब हो गई, जम्मू कश्मीर में जीत गए तो ईवीएम खराब नहीं हुई। तो ये जो डबल पॉलिसी है ये तो चल नहीं रही है। तो ये बांग्लादेश वाली जो टेम्पलेट है जिसको वो सीरिया के तरह कह के प्रचारित कर रहे हैं वो तो चलेगी नहीं। सीरिया में तो दूसरी भी स्थिति थी क्योंकि बशर अल असद जो थे वो कोई इलेक्टेड तो थे नहीं। बशर अल असद 10% की जो वहाँ आबादी है अलावी शिया की, उस अलावी शिया की का प्रतिनिधित्व करते थे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ सुन्नी है। भाई यहाँ तो मोदी जी चुने हुए हैं, तीसरी बार लगातार चुने हुए हैं, हिंदुओं ने उन्हें चुना है, हिंदू यहाँ पर 80% से अधिक की मेजॉरिटी है। फिर कैसे सीरिया के साथ आपने तुलना कर ली? भाई महाराज श्री संजय राउत जी, मुझे लगता है कि आपकी ये जो कल्पना है कि साहब आप चढ़ाई करेंगे कोई टैंक लेके दिल्ली पर और मोदी को हटा देंगे, ये तो फलीभूत होती दिख नहीं रही है। दूसरा जो कार्यक्रम किया था बांग्लादेश में किया था, सीरिया की तो बात ही अलग है, सीरिया तो डिक्टेटरशिप है, बांग्लादेश में किया था पूरा इलेक्शन जो है वो गलत है, इस प्रकार का प्रचार किया। और उसके बाद जो डीप स्टेट थी, आईएसआई थी, चाइना थी, इन लोगों ने मिलके वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो आर्मी थी, आर्मी के ऊपर थोड़ा चाइना ने काम किया, आईएसआई ने वहाँ जमात इस्लामी के ऊपर काम किया, बीएनपी वहाँ की जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी थी जो कि चुनाव में भाग नहीं ले रही थी, वो भी पाकिस्तान से अपनी प्राणवायु ले रही थी। तो यहाँ से प्राणवायु लेकर उन्होंने नीचे 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 इस प्रकार का असंतोष फैलाया, आंदोलन किए, इससे कि जनता जो थी वो पूरी तरह से एक विरोध में आ गई और फिर आर्मी ने वहाँ पर कू कर दिया। अब आर्मी के कू की क्या संभावना है भारत में? पहले समझ लें कि भारत की जो संरचना है, भारत की मिलिट्री की जो संरचना है वो बिल्कुल अलग है। और अब तो थिएटराइजेशन होने जा रहा है, कुछ दिनों में यहाँ थिएटर बन जाएंगे और जो डायरेक्ट कंट्रोल होगा वो जो थिएटर कमांडर होगा, यानी कि 3 थिएटर बन रहे हैं यहाँ पर। एक थिएटर जो है उस पर तो आर्मी वाले बैठेंगे, जो वेस्टर्न थिएटर है वो पूरी तरह से कोई आर्मी का उसके ऊपर चीफ होगा, वो जयपुर में उसका हेडक्वार्टर है। दूसरा जो थिएटर है जो चाइना को देखेगा, जो चाइना थिएटर है वो लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर है। और जो तीसरा है वो बात चल रही है कि कोयम्बटूर में बने या त्रिवेंद्रम में बने, अभी तक शायद त्रिवेंद्रम फाइनल हो रहा है,
कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब गोवा के आसपास कहीं बनेगा, जो भी बनेगा, कर्नाटका में बनेगा। वो जो तीसरा थिएटर है वो मैरीटाइम थिएटर है। तो थिएटर कमांडर के नीचे ही सारी सेनाएं होंगी, एयरफोर्स भी उन्हीं के नीचे होगी, और एक थिएटर में जितनी भी एयरफोर्स आर्मी सब है वो सब एक थिएटर कमांडर के नीचे होगी। तो अगर आप कू करने चलोगे तो कैसे करोगे? ये COAS वाला यानी कि जो सिस्टम पाकिस्तान में है वो तो है नहीं, तो भी कैसे करोगे? तो संजय राउत जी, आपकी बात हमने समझी। हम ये चाहेंगे कि आप जो है अपने इरादों का खुलासा जो है ना वो पूरे एक्शन प्लान के साथ करो, तब जाके बात बनेगी। ऐसे खाली कह देने से कि साहब कि सीरिया की तरह हटा देंगे, इससे कुछ बात बनती नहीं है। हमें मालूम है कि लॉजिक से आपका कोई विशेष संबंध नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमारे जैसे अल्पज्ञानी लोगों के लिए आप थोड़ा सा इसको जो है वो और खुलासा कर दें तो हमें भी सहूलियत हो जाए। बाकी जनता ने आपका इंतज़ाम कर दिया, आपकी व्यवस्था कर दी है। अब आपके लिए यही है कि आप इसी तरह रोते पीटते रहिए, आप भी रोते पीटते रहिए, राहुल गांधी भी इसी तरह से रोते पीटते रहें। आपके किस्मत में यही लिखा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।